लुइस विटॉन, शायद आपने भी ये नाम सुना ही होगा। ये ब्रांड अपने महंगे और लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है, जिसकी पूरी संपत्ति $30 बिलियन से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, आज हम इस सक्सेसफुल ब्रांड के पीछे के राज जानने वाले हैं। लेकिन कैसे एक किसान के बेटे ने इतना बड़ा ब्रांड बना बैठा, आइए जानते हैं इस वीडियो में, जिसकी शुरुआत होती है लेट 90s से। साल 1821 में लुइस विटॉन का जन्म हुआ था। वे आंचाई फ्रांस के शहर में पैदा हुए थे। उनके माँ बाप फार्मर थे। उस समय फ्रांस नेपोलियनिक वॉर्स से रिकवर हो रहा था और सारी की विटॉन फैमिलीज बैंकरप्ट हो चुके थे और शुरुआती दिनों से ही लुइस को खेतों में काम करना पड़ा और जानवर चराने पड़े और लकड़ी काटना पड़ा। साल 1831 में जब लुइस 10 साल के हुए तो उनकी माँ की मौत हो गई और उनके बाप ने दूसरी शादी की और लुइस की दूसरी माँ उसे बहुत सताने लगी। उसका व्यवहार बहुत गलत था और साल 1835 में जब लुइस 13 साल के हुए तो वे आंचाई से पेरिस शिफ्ट हो गए। वहाँ लुइस ने बहुत से काम किए, जिसने उन्हें मेटल, स्टोन, फैब्रिक और वुड से काम करना सिखा दिया। हालांकि वो फिर भी गरीब ही थे। शुरुआती दिनों में पेरिस में ट्रेन आने लगी। जब लोग ट्रैवल करने लगे तो उन्होंने नोटिस किया कि वो वहाँ के लोकल्स लगेज बनाने लगे, जो कि आयरन बॉक्स के बने हुए होते थे, जिसमें वो अपने पेंटिंग्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और फर्नीचर लेके जाते थे। उन्हें ऐसा लगेज चाहिए था जो उनके सारे सामान बिना किसी डैमेज के संभाल सके। क्योंकि लुइस के पास एक्सपीरियंस भी था इन सामानों का, तो उसने ट्राई करने की सोची और ऐसा हुआ भी। और लुइस को मॉन्सियर मार्शल ने हायर कर लिया और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए लुइस ने अपना बेस्ट दिया और लुइस अपने काम में लग गए। और कुछ ही दिनों में वहाँ की क्वीन यूजीनी डी मॉन्टिजो ने उन्हें अपना पर्सनल मेकर बना दिया। और साल 1854 में लुइस ने अपना खुद का ब्रांड बनाने का सोचा। उन्होंने नोटिस किया कि पहले के बॉक्स रेक्टेंगुलर और मेटल के बने होते थे, जो कि कर्व होते थे, जो कि एक के ऊपर एक रखा नहीं जा सकता और ये स्टेबल नहीं थे। तो उन्होंने बहुत से मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद उन्हें मिला कैनवस, जो कि लेदर के मुकाबले में ज्यादा लाइटर, ड्यूरेबल और वाटर रेजिस्टेंट है, क्योंकि ये फ्लैट थे, एक के ऊपर एक बॉक्सेस रखे जा सकते थे। और इसका ग्रे कलर इसे क्लीन और मॉडर्न लुक देता था, जो कि 90s के दशक में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और बहुत सी सेल्स होने लगी। इसके बाद लुइस बैग्स बनाना चाहते थे और उन्होंने साल 1867 में उन्होंने दूसरों के बैग देखना नोटिस किया। वो ना ही एलिगेंट थे और बल्कि थे, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लुइस ने ऐसा बैग बनाया जो कि आते ही मार्केट में छा गया। लुइस के बाद उनके बेटे जॉर्ज ने टम्बलर लॉक का इन्वेंशन किया, जो कि बैगों को और ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट बना देता था। इसके बाद लुइस के बैग्स और बॉक्सेस सबके लिए ज़रूरी हो चुके थे। फ्रैंको वॉर के बाद लुइस अपना सब कुछ खो चुके थे और पेरिस में हर जगह ज़मीनों के रेट कम हो चुके थे। और इसी चीज़ को देखते हुए लुइस ने पेरिस के सेंटर डाउनटाउन में एक स्टोर खोला और साल 1872 के आने तक उन्होंने अपने कस्टम पैटर्न्स बेचना शुरू कर दिया, जो कि बहुत क्लासिक और कूल लगते थे। अगर आपको ये वीडियो जरी भी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। इसके बाद लुइस ने अपना एक ब्रांच लंदन में खोला, जिसे इस्माइल पाशा, अल्फोंसो 12 और एलेक्सी निकोला जैसे लोग इस्तेमाल करने लगे। और साल 1892 में लुइस ने अपने पर्सनल प्राइवेट हैंडबैग्स बनाने शुरू किए, जो कि सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। उन्होंने पोर्टेबल सैलून बॉक्सेस भी बनाए थे, जो कि लेडीज के बीच बहुत फेमस थे। और साल 1892 में लुइस विटॉन चल बसे, तब उनकी एज 71 ईयर्स थी। इसके बाद उनके पूरे ब्रांड की जिम्मेदारी आ चुकी थी उनके बेटे जॉर्ज पर, जो कि बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने अपने बाप लुइस विटॉन के ब्रांड को इंटरनेशनल सेल्स नेटवर्क बनाने की सोचा, तो इसके लिए उन्होंने हेल्प ली जॉन वानामेकर, जो कि जनरल पोस्ट मेकर थे डिपार्टमेंटल स्टोर के। और इन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर में प्राइस टैग्स फिक्स कर दिए थे लुइस विटॉन बैग्स के लिए, जो कि न्यूयॉर्क में था। और साल 1896 में लुइस विटॉन ने ग्रेट इनोवेशन निकाला था अपने ब्रांड में, जो कि नए नए मॉडल्स में निकलने लगे और उन्होंने अपना मटेरियल बदला दिया और अब उनके बैग्स और ज़्यादा क्लासिक और कूल लगने लगे। लोग इसे ज़्यादातर डेली वेयर के लिए इस्तेमाल करने लगे। लुइस ने फिर इसके बाद कभी भी बॉक्सेस पे काम नहीं किया, वे नए नए बैग्स बनाना चाहते थे। इसके बाद लुइस ने शुरू किया नोटवर्दी कलेक्शन और साल 1930 में उन्होंने लाया कीपॉल का बैग। उसके बाद दनोई 1932 में लाया और फेमस कोको शनैल के लिए उन्होंने अलग से द आल्मा बैग बनाया। सारे ही बैग हिट हुए और इनका नेटवर्क बढ़ने लगा। पूरे यूएसए में नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट होने लगा था। इसके बाद स्टोरी में आता है एक ट्विस्ट, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनके सारे स्टोर्स बंद होने लगे थे। लेकिन और साल 1946 में लुइस के पोते गैस्टन ने ये जिम्मेदारी तीनों को बांट दी थी। सारे भाई नए नए टेक्निक सोचने लगे अपने इस ब्रांड को पूरे देश में बेचने के लिए। लगातार कई सालों की मेहनत के बाद उनके सेल्स बहुत कम जा रहे। कुछ ही दिनों के बाद गैस्टन चल बसे, तब उनकी उम्र 83 ईयर्स थी। उसके बाद हेनरी ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और एक फेमस स्टील ब्रांड स्टीनॉक्स के साथ कोलैब करने के बाद वे अपने प्रोडक्ट पूरी दुनिया में होलसेल की बजाय रिटेल में बेचने लगे और एलवी के स्टोर्स पूरी दुनिया में खुल चुके थे। इसके बाद होना क्या था,
बस 6 साल के अंदर उन्होंने अपना प्रॉफिट $20 मिलियन से $260 मिलियन जनरेट कर लिया। तो गाइस ये थी स्टोरी लुइस विटॉन की। अगर वीडियो जरी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाय।